अब कल वाले पॉइंट्स में कोई डाउट? 0.01% भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। देखिए कल अपन डिस्कस कर रहे थे बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या डिस्कस कर रहे थे बेटे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। मैंने आपको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन 3 तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स। कोष को बोलते हैं पहले सेल, सबसेल को बोलते हैं बेटे उपकोष या सब एनर्जी लेवल्स, और तीसरा बेटे ऑर्बिटल्स कक्षक। तो कल तीनों ही बता दी थी मैंने आपको। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले बेटे सेल के बारे में। किसके बारे में बेटे? सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका बेटे? एनर्जी लेवल्स। देखो ये होती है बेटे के एल एम एन ओ पी। के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एन क्या है यहां बेटे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। एन क्या है बेटे? यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी वो क्वांटम नंबर बेटे जो किसी भी सेल को डिफाइन करती है। किसी भी सेल में कितने सबसेल हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कौन डिफाइन करती है बेटे? एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, एन का मान हमेशा 1 से स्टार्ट होता है बेटे, 1 से स्टार्ट होता है। तो मेरी बेटी मैक्सिमम, पूरा ध्यान बोर्ड पर बेटी, सब सेल इन सेल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे एन। मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सेल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटी एन स्क्वायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटी 2n स्क्वायर। किसी कोष में अधिकतम उपकोष ज्ञात करने का सूत्र बेटी एन। किसी भी कोष में अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला बेटी ऑर्बिटल एन स्क्वायर। अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर। सेल में सबसेल कितने हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सेल में सबसेल फाइंड आउट करने का तो एन है, ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का एन स्क्वायर है, और इलेक्ट्रॉन निकालने का बेटी 2n स्क्वायर है। क्लियर? तो देखो मेरी बेटी, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं के में, पूरा ध्यान बेटे बोर्ड पर। के बराबर 1, एन इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ बेटी? तो मेरी बेटी लाइफ में ध्यान रखना, के सेल में एक ही सबसेल होता है 1s, 1p बनता नहीं है, 1d बनता नहीं है, और s में एक ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन 2। तो कभी भी रखना बेटे, के सेल में एक सबसेल 1s, एक ही ऑर्बिटल्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया? तो के सेल में एक सबसेल, एक ऑर्बिटल्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बिल्कुल? दूसरा बेटी, कल आपको ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में डिफरेंस लिखवा दिया था क्या मैंने? क्यों समझाया था ना? अभी लिखवाऊंगा बेटी। एल बराबर 2, एन इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो बेटी? 4। तो एल सेल में 2 सबसेल है बेटी, 2s और 2p। s में 1, p में 3, टोटल कितने हो गए बेटी? 4। और इलेक्ट्रॉन, तो जो एल सेल है उसमें 2 सबसेल हैं, 2s और 2p। 2d बनता नहीं है, 2f बनता नहीं है बेटी। ऑर्बिटल 4, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, अभी पढ़ेंगे px py pz। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटी? 8। थर्ड m3 n3 बेटी, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटी? 9। कितना हुआ? 3s 3p 3d, s में 1, p में 3, d में 5, टोटल 9 हो गए बेटा, और इलेक्ट्रॉन 18। तो जो m सेल है उसमें 3 सबसेल है, 3s 3p और 3d। 3f बनता नहीं है बेटा। s में 1 ऑर्बिटल्स, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल्स, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 ऑर्बिटल हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटी? इलेक्ट्रॉन 18, 18। क्लियर? फोर्थ, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर कितना बेटी? 16। कौन कौन से बेटी? 4s 4p 4d 4f, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, टोटल कितना बेटा? 16, और इलेक्ट्रॉन्स 32। तो n सेल में 4 सबसेल, 4s 4p 4d 4f, 16 ऑर्बिटल, 4 का स्क्वायर 16 हो गया बेटा, और 32 इलेक्ट्रॉन्स। पांचवा बेटी O5 N5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटी? 25। दिस इज 5s 5p 5d
5F 5G 1 3 5 7 9 और ये कितना बड़ी 50 और लास्ट मेरी बेटी P6 N6 तो 6 का स्क्वायर कितना बड़ी 36 दिस इज 6S 6P 6D 6F 6G और 6H 1 3 5 7 9 11 टोटल कितना बड़ी 36 और इलेक्ट्रॉन 72 तो रटना है ही नहीं बेटा सेल में सब सेल निकालना n है ऑर्बिटल निकालना n स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन निकालना 2n स्क्वायर है 100% क्लियर। तो मेरी बेटी अपन को एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो सेल है जो एनर्जी लेवल है जो ऊर्जा स्तर है उसको कौन डिफाइन करती है ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या और इसी के आधार पर अपन सेल में सब सेल ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये कॉपी करेंगे सबसे पहले ये फिर ये फॉर्मूले और फिर मैं लिखाऊंगा उतारो फटाफट। वो विवेक कहाँ गाँव गए आज आया नहीं आज अच्छा ओके बेटा यहां n लिख लेना बेटे मुख्य क्वांटम संख्या हिंदी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चले बेटे क्लियर डन है 100%। अब देखिए बेटे
सब सेल, उपकोष जिसको अपन बोलते हैं, या सब एनर्जी लेवल्स। उपकोष या उप ऊर्जा स्तर। बड़े पूरा ध्यान बड़ी बोर्ड पर, एस पी डी एफ जी और एच, 0 1 2 3 4 5, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। बेटी यहां L क्या है? एज्यूमिथल क्वांटम नंबर है। बेटी क्या है? एज्यूमिथल क्वांटम नंबर है, यानी यह है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटी? द्विगुणसी क्वांटम संख्या या गौण क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या या गौण एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, यानी वो क्वांटम नंबर जो किसको डिफाइन करती है? सब सेल को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो किसको डिफाइन करती है बेटे? सेल को। ये किसको डिफाइन करती है बेटे? सब सेल को। किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कितने कक्षक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कौन डिफाइन करेगी बेटी? एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। और एल का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, और एन का मान 1 से। और एन का मान हमेशा एल से बड़ा होता है, कभी इक्वल होगा, भी पढ़ाऊंगा आगे। कभी एन और एल का मान सेम नहीं होता है बेटा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एज्यूमिथल क्वांटम नंबर से ज्यादा होती है बेटा। क्लियर? तो देखो मेरी बेटी, मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सब सेल, इसका फॉर्मूला होता है 12+1। क्या होता है बेटी? 12+1। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 × 12+1, इसको अपन बोल सकते हैं बेटे 4l+2। क्या बोल सकते हैं? 4l+2। क्लियर बेटा? जैसे बेटे अपन s के लिए फाइंड आउट करेंगे, s इज इक्वल टू 0 बेटे, l इज इक्वल टू 0, तो 2 × 0+1 कितना आ गया बेटा? 1। तो s सब सेल में बेटे एक ही ऑर्बिटल्स होता है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटे? 2। क्लियर? सेकंड बेटे p बराबर 1, l इज इक्वल टू 1, तो 2 × 1+1 कितना हो बेटा? 3। तो p में बेटे 3 ऑर्बिटल्स, px, py और pz, और इलेक्ट्रॉन 6। तो अपन से पूछे राहुल कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? नो, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल ये होता है बेटा, p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बेटे, ऑर्बिटल कोई सा भी हो, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइफ में ध्यान रखना। तो अपन से पूछता है p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो p सब सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और p ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड बेटे d बराबर 2, l इज इक्वल टू 2, तो 2 × 2+1 कितना हो बेटा? 5। तो d में बेटे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² to y² और dz², और एक इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे बेटी? 10। तो अपन से पूछता है p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में 2। क्लियर? 100%। चौथा बेटे, f इज इक्वल टू 3 बेटे, l इज इक्वल टू 3, तो 2 × 3+1 कितना बेटे? 7, और इलेक्ट्रॉन 14। g इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4, तो 2 × 4+1 कितना बेटी? 9, 18, और H5 g बराबर 4, l इज इक्वल टू 4, तो 2 × 4+1, दिस इज 9, और ये बेटे 18, और छठा बेटा h इज इक्वल टू बेटे 5, l 5, तो 2 × 5+1 11, और ये 22।
तो लाइफ में ध्यान रखना, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में बेटी 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, जी में 9 ऑर्बिटल्स 18 इलेक्ट्रॉन, एच में 11 ऑर्बिटल्स और 22 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल कोई सा भी हो, एस पी डी एफ जी एच, ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब तो क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, उठा लो। तो आज फिजिक्स क्लास नहीं लगी थी क्या? अच्छा, गौण क्वांटम संख्या या द्विगुणसी क्वांटम संख्या बेटा? हो गया, चलें। ये लिख रहे बेटा, एल एजुमेट्रिक क्वांटम नंबर्स। अब देखिए बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब सेल अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स। लिखो हिंदी में लिख लो, ऊर्जा के आधार पर उपकोषों का बढ़ता क्रम, ऊर्जा के आधार पर उपकोषों का बढ़ता क्रम डालो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब सेल अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब सेल्स अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा के आधार पर उपकोषों का बढ़ता क्रम। रेडी? देखो बेटा, पूरा ध्यान बैठे बोर्ड पर, एस पी डी और एफ। पहले समझना बेटे अच्छी तरह। बेटे ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और n बराबर 6 है बेटा। क्लियर?
बेटे दिस इज 1s, n का मान 1 है, ये 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d और 6f। ऑलराइट, अब मेरी बेटी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अपन आगे हैं। जैसे अपन यहां 1s लिखा, 1p नहीं लिखा, 2d नहीं लिखा, 2f नहीं लिखा, तो मेरी बेटी n प्लस l के रूल के अकॉर्डिंग केवल वही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है जिसमें n की वैल्यू l से ग्रेटर हो। यदि n और l का मान सेम है या l का मान n से ग्रेटर है तो वो ऑर्बिटल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यस, n प्लस l के रूल के अकॉर्डिंग केवल, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटी, केवल वही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है बेटी जिसमें n की वैल्यू l से ग्रेटर हो। यदि n और l का मान सेम है या l का मान n से बड़ा है तो वो ऑर्बिटल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कैसे? जैसे 1p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है बेटे, n का मान 1, p के लिए l का मान 1, दिस नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे बेटे 2d पॉसिबल नहीं है, n इज इक्वल टू 2, d के लिए l का मान 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे 3f पॉसिबल नहीं है बेटे, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, n का मान तो सामने दिख रहा है बेटे, l का मान फिक्स होता है, इसके लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। जैसे 1s पॉसिबल है बेटा, n का मान 1, l का मान 0, 2p पॉसिबल है बेटा, n का मान 2, p के लिए l का मान 1। ऑलराइट, तो बोल दे कम से कम। तो n प्लस l के रूल के अकॉर्डिंग, हंसता हुआ, n प्लस l के रूल के अकॉर्डिंग केवल वही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है जिसमें n की वैल्यू l से बड़ी हो। यदि n और l का मान सेम है या l का मान n से बड़ा है तो वो ऑर्बिटल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, n का मान सामने दिखेगा, l का मान फिक्स होता है, इसके लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। पहले नॉट लिखो, फिर उतारना, पहले नॉट लिखो। n प्लस l के नियम के अनुसार केवल वही कक्षक संभव होता है। अकॉर्डिंग n प्लस l रूल्स, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल्स। n प्लस l के नियम के अनुसार केवल वही कक्षक संभव होता है। अकॉर्डिंग n प्लस l रूल्स, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, केवल वही कक्षक संभव होता है जिनमें n का मान l से बड़ा होता है। वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन l, वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन l, जिनमें n का मान l से बड़ा होता है। इफ वैल्यू ऑफ n एंड l बोथ आर सेम, यदि n और l का मान समान है, एंड वैल्यू ऑफ l इज ग्रेटर देन l, और l का मान n से अधिक है, वैल्यू ऑफ l इज ग्रेटर देन n, वैल्यू ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिख लिया तुमने, ओनली दोज ऑर्बिटल आर पॉसिबल, वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन l इफ वैल्यू ऑफ n और l बोथ आर सेम, लिख लिया, एंड वैल्यू ऑफ l इज ग्रेटर देन n, वैल्यू ऑफ l इज ग्रेटर देन n, दीज ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, ऐसे कक्षक संभव नहीं होते हैं। These orbitals are not possible. क्लियर? ये उतार लीजिए बेटे फटाफट, पहले ये उतार लेना कॉन्सेप्ट और फिर एग्जांपल्स, जिससे आपको ध्यान रहेगा बेटे बिल्कुल। हो गया बेटा क्लियर बिल्कुल? अब देखो मेरी बेटी, ये कॉन्सेप्ट तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसको रटना नहीं है, मैं इसका भी तरीका बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिस्टमैटिक। बेटी सबसे इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर उसके बाद 2s, 2p, 3s,
3p4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s। सुन लो आप, n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है बेटा इसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या हो बेटे, मिनिमम हो। क्या हो बेटा, n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फलेगा जिसमें n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम हो। कैसे, जैसे ये 4s और ये 3d है बेटा, या n का मान 4 है, ज्यादा दिक्कत बोल देना, और l का मान 0, टोटल वैल्यू 4 है, या n का मान 3 है, l का मान 2 है, टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है। ये बात समझाई नहीं आई। अंदर वाला ये है, 3d तो अंदर वाला सेल है, फिर भी पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है, 4s में। तो n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा जिसमें n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगा बेटा, 4s में। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, सबसे बाद में किसमें भरेगा, किसकी एनर्जी लो है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है। ये बात समझ आ गई। अब मेरे बेटे यहां 4p होता, n का मान 4, l का मान 1, टोटल मान कितना हो गया बेटी, 5। अब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, 5 5, क्या आ गई, सेम। तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो पहले उसमें भरेगा इसमें n का मान कम हो। तो n का मान कम किसमें है, 3d में। दोबारा समझो, पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसमें n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम हो। यदि दो ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो सबसे पहले उसमें भरेगा जिसमें n का मान कम हो। अब क्लियर। तो ये लो एनर्जी, ये हाई एनर्जी। और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं एक और, ये 6s 5s 5p 4d है, n का मान कितना बेटे, 5, l 0, टोटल 5 हो गया बेटा। आराम समझो बेटे, n 5 l 1 6 हो गया बेटा, n 4 l 2 कितना हो गया बेटी, 6। पहले तो किसमें फिल होगा बेटे, 5s में, 5 है इसमें। अब इन दोनों में 6 6 है बेटा, तो पहले किसमें भरेगा, 4d जिसमें n की वैल्यू है कम हो, फिर क्या होगा, 5 ही। अब तो क्लियर हो गया 100%। तो मेरी बेटी 100% एग्जाम आता है, 100% लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, हाई एनर्जी ऑर्बिटल, एनर्जी का बढ़ता क्रम, ऑर्बिटल का घटता क्रम। क्लियर। तो नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है। तो n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिसमें n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम हो, और यदि दो ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो पहले उसमें भरेगा जिसमें n की वैल्यू कम हो। 100% क्लियर, 100%। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको, पहले रूल लिख लो, फिर उतारना है इसको। रूल लिख लो ये, फिर मैं आपसे करवाता हूं। लिखो, अकॉर्डिंग n प्लस एल रूल्स, according n plus l rules, first of all electron fill those orbital have value of n plus l is minimum। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें n प्लस एल का योग न्यूनतम होता है। वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मिनिमम इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल। यदि दो कक्षकों में n प्लस एल का योग समान है, इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, यदि दो कक्षकों में n प्लस एल का योग समान है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिल, तो सबसे पहले उस कक्षक में भरा जाता है, तो सबसे पहले उस कक्षक में भरा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिल दोज ऑर्बिटल हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ n, जिसमें n का मान न्यूनतम होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n जिसमें n का मान न्यूनतम होता है। बेटे क्लियर। बेटे सबसे पहले उतारो n प्लस एल एल बराबर मिनिमम, फिर ये बढ़ाना पूरा बेटा। और ये एग्जांपल उतारो पहले, फिर दूसरा एग्जांपल उतारो। दोनों एग्जाम उतार लेना, फिर ये कॉपी कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपसे करवाता हूं।
तो बेटा ये उतार लिया बेटा, इसके बाद ये वाला उतार लिया। अब ये उतारो बेटा, ये बना लो आप, साफ साफ बना लेना बिल्कुल। हो गया क्या? है अभी लिखवा रहा हूँ अभी टर्म्स, सॉरी एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत ले यार, ऐसा बना दूंगा केमिस्ट्री में तो मास्टरपीस, तुमको खुद ही स्टेबल हो जाओगे आप। हो गया क्या? अब देखो मैं एक ऑर्डर आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, करके दिखाओ, देखो आपको आया नहीं आया। 6s 6p 5d 4f, निकालो ऑर्डर। हाँ खुद निकालो, खुद को आना चाहिए कि मैं कितना गेन किया मुझे। पहले क्या आया? यस, फिर 4f 5d, ओके, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है, यहां 7 आ रही है, यहां भी 7, यहां भी 7, लेकिन n का मान कम है, 4 है या 5 है? 6। राहुल क्लियर हुआ नहीं हो बेटी? तूने बस बोला ही नहीं ऑर्डर, नहीं आया तो बोल दे। अरे मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार दोबारा, यार घबराया मत कर यार राहुल, यही तो कमी है तेरी की यार। n6l0 टोटल वैल्यू 6, इसकी निकाल, n कितना है यहां? 6l1 टोटल वैल्यू, इसकी निकाल n5l2 टोटल वैल्यू 7, और इसकी निकाल n कितना है बेटे? 4, और l3 टोटल वैल्यू 7। सबसे पहले किसमें है सबसे कम? 6s में, तीनों में 7-7 है। n का मान कम किसमें है? 4 है 4f में, फिर कम किसमें है? 5d में, और फिर 6p। क्लियर? अब ये करके दिखा, आपकी बार गर्दन तोड़ दूंगा, तेरे से पूछूंगा मैं। 7s 7p 5f 6d, निकालो ऑर्डर।
हो गया क्लियर, बिल्कुल 101%। चलो आगे, पक्का आ गया, अच्छी तरह। अब वो लिख लो बेटा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस लिख लो पहले, फिर मैं कॉन्वेक्शन निकालना बताऊंगा। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, एक तरफ ऑर्बिट लिख ले, एक तरफ ऑर्बिटल लिख ले, बीच में लाइन खींच लो बेटा। लिख लिया क्या? पहला लिखो, कक्षक परमाणु का एक ब्रह्मांड होता है। एटम इज ऑर्बिट, ऑर्बिट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्स ऑफ एटम, ऐसे लिखो, एटम ऑर्बिट इज यूनिवर्स ऑफ एटम। कक्षा, कक्षा बेटा, कक्षा परमाणु का एक ब्रह्मांड है। इन दिस कंसिडर, इन दिस कंसिडर सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंतर्गत कोष, उपकोष, कक्षक व इलेक्ट्रॉन सभी सम्मिलित किए जाते हैं। कंसिडर सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कोष, उपकोष और कक्षक सभी सम्मिलित किए जाते हैं। लिख लिया बेटा, उधर लिखो ऑर्बिटल। कक्षक के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन सम्मिलित किया जाता है। इन द ऑर्बिटल कंसिडर ओनली इलेक्ट्रॉन्स, कक्षक के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रॉन सम्मिलित किए जाते हैं। लिख लिया बेटा, दूसरा पॉइंट, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिट। हेलो, अरे मैं क्लास में हूं भैया, क्लास में हूं अभी। चलिए बेटी, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम व न्यूनतम दोनों होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। लिख लिया, जबकि लिखो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल मैक्सिमम। कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। क्लियर। तीसरा, कक्षा का प्रायिकता घनत्व तरंग फलन न्यूनतम होता है। प्रोबेबल डेंसिटी एंड वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिट मिनिमम, प्रोबेबल डेंसिटी एंड वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिट इज मिनिमम। कक्षा का प्रायिकता घनत्व तरंग फलन न्यूनतम होता है। उधर देखो, जबकि कक्षक का प्रायिकता घनत्व तरंग फलन उच्च होता है, बट प्रोबेबल डेंसिटी एंड वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। लिख लिया बेटा। और एक कक्षक में एक पॉइंट और लिखना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 95 से 58% कल बताई थी ना बेटी। पॉसिबिलिटी कक्षक में, ऑर्बिटल में, इन द ऑर्बिटल पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द ऑर्बिटल पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्स 95 to 98%, लगभग 95 से 98% होती है। 95 to 98%। ओके डन, 100% क्लियर हो गया सारा। अब देखो बेटा, अब अपन आगे पहला आइटम पर, पूरा ध्यान बेटे बोर्ड पर देखना बेटे। फर्स्ट आइटम बेटे हाइड्रोजन, कौन सा? दिस इज 1s1। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटे? सब सेल के अकॉर्डिंग है। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अकॉर्डिंग ऑर्बिटल है। इसके फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग सेल है, ये अकॉर्डिंग सेल है। दिस ऑल राइट।
क्लियर बिल्कुल। तो मेरी बेटी मैंने बताया था किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन 3 तरीके से निकालते हैं, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स, कोष, उपकोष और कक्षक के आधार पर। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे? 1। कितने हैं? और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटी? 2। तो ये अपना फर्स्ट सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी बेटे? -1 संयुक्ता होगी बेटे। सुन लो आप, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, और मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल्स होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है बेटे। तो इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना फर्स्ट सेल कंप्लीट करने के लिए, प्रथम कोष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटे? -1। जबकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 दोनों हो सकती है, +1 और -1 दोनों हो सकती है। अब सुन लो, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर है, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या अंतर है? वैलेंसी वैलेंस सेल पर डिपेंड करती है, बाहरी कोष पर डिपेंड करती है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड करती है, विद्युत ऋणता के अंतर पर डिपेंड करती है। वैलेंसी फिक्स होती है, निश्चित होती है संयोजकता, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल होती है। तीसरा, वैलेंसी में एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन दोनों करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था में न तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, न इलेक्ट्रॉन लूज होता है। नो गेन एंड नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया नहीं आया तीनों डिफरेंस? दोबारा बता रहा हूं, वैलेंसी वैलेंस सेल यानी बाहरी कोष पर डिपेंड करती है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था विद्युत ऋणता के अंतर पर डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैलेंसी निश्चित होती है, फिक्स, जबकि ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील। वैलेंसी के अंतर्गत कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, धातु है तो लूज करेगी, अधातु है तो गेन करेगी, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था में न तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, न कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। समझ आ गया? आप कभी नहीं बोलोगे दोनों अंतर, पहले उतारो, फिर नोट लगवाता हूं, फिर ये डिफरेंस भी लिखवाता हूं। पहले उतार लो कॉन्फ़िगरेशन इसका। हो गया पक्का? 100%। लिखो हाइड्रोजन की संयोजकता, नोट लिखो, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, बट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इज +1 एंड -1। is +1 and -1। All right, 101%, बिल्कुल क्लियरली बोल बेटी, कोई डाउटफुल इटेशंस? 100% क्लियर। अब लिखो मेरी बेटी, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट, संयोजकता व ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट। हाँ, एक तरफ वैलेंस संयोजकता लिख लो, एक तरफ ऑक्सीकरण अवस्था लिख लो बेटे, बीच में लाइन क्या चलो बेटा। रेडी? लिखो पहला डिफरेंस लिखो, संयोजकता बाहरी कोष पर निर्भर करती है, वैलेंसी डिपेंड ऑन वैलेंस सेल। संयोजकता बाहरी कोष पर निर्भर करती है, वैलेंसी डिपेंड ऑन वैलेंस सेल। जबकि ऑक्सीकरण अवस्था विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है, बट ऑक्सीजन स्टेट डिपेंड, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है, अंतर पर निर्भर करती है बेटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया बेटा? क्लियर बिल्कुल?
दूसरा, संयोजकता निश्चित होती है, वैलेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। संयोजकता निश्चित होती है, बट उधर लिखो ऑक्सीजन स्टेट इज ऑलवेज वेरिएबल्स, जबकि ऑक्सीजन अवस्था परिवर्तनशील होती है, बट ऑक्सीजन स्टेट इज वेरिएबल्स। डन। तीसरा, संयोजकता में इलेक्ट्रॉन ग्रहण व त्यागा जाता है, इन द वैलेंसी ऑलवेज लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। संयोजकता में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है व इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, ऑलवेज गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ऑक्सीजन अवस्था में न तो इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है नहीं इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, बट इन द ऑक्सीजन स्टेट नो गेन एंड नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है नहीं इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, नो गेन एंड नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। समझ आ गया बेटा? हाँ भाई शानू क्लियर 101%। राहुल 100%। अब देखो बेटी, दूसरा बेटे हीलियम, दिस इज 1s2। पहले बोर्ड बता देना बेटा, बेटे इसका फर्स्ट सेल पूरा भरा हुआ है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो इसकी 0 वैलेंसी, शून्य ऑक्सीजन अवस्था, 0 वैलेंसी 0 ऑक्सीजन अवस्था, इसलिए इसको बोलते हैं नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, क्योंकि इसका बाहरी कोश पूर्ण भरा हुआ है। थर्ड बेटे लिथियम, 1s2 2s1। अब सुनना बेटे अच्छी तरह, बेटे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटे? 1, तो क्या होगी बेटे इसकी? +1। क्या होगी? +1। ऑलराइट, क्लियर बिल्कुल। चौथा बेटे बेरिलियम, 1s2 2s2। अब बेटे सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 8। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकती क्योंकि मेटल है, धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है। 6 कौन देगा? 6 तो इसकी औकात ही नहीं है, खुद के पास ही 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कौन दे देगा इसको? तो ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, गेन तो कर ही नहीं सकती है, तो ये अपना फर्स्ट सेल पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, और क्या होगी बेटे? फिक्स +2। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते इसका प्रथम कोष पूर्ण हो जाएगा बेटे, तो फिक्स ऑलवेज +2, कोई वेरिएबल नहीं, फिक्स। 5वां बेटे बोरॉन, 1s2 2s2 2p1। एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते बेटे, पी में 3 ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन है बेटे। फर्स्ट सेल में 2, ये भी सेकंड सेल, ये भी सेकंड, 2 और 1 3, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटे? 3 +3। ये बेटे सेकंड सेल है बेटा, ये भी सेकंड सेल है, सेकंड सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटे, 2s2 2p6 तक। तो इसके सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3 है, तो ये 5 तो ले नहीं सकती 8 करने के लिए क्योंकि मेटलॉइड है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? त्याग देगी बेटे, तो इसका फर्स्ट सेल क्या हो जाएगा बेटे? कंप्लीट हो जाएगा। तो बोरॉन हमेशा फिक्स +3, बेरिलियम फिक्स +2 और लिथियम फिक्स +1, क्योंकि ये वैलेंस सेल पर डिपेंड करते हैं, बाहरी कोष पर। जो परमाणु बाहरी कोष पर डिपेंड करता है वो निश्चित संयोजकता प्रश्न करता है, वो वेरिएबल कभी नहीं करता। जो वैलेंस सेल पर डिपेंड नहीं करता है वही वेरिएबल करता है। तो ये बाहरी कोष पर डिपेंड कर रहा है बेटे, वैलेंस सेल पर, संयोजी कोष पर, इसलिए इनकी संयोजकता भी क्या होती है बेटे? निश्चित होती है। क्या होती है? और मेटल है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो कभी भी ध्यान रखना, यदि किसी परमाणु के बाहरी कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो 4 है तो ले भी सकता है, दे भी सकता है, 5 से 7 है तो ग्रहण करेगा भी, आगे पढ़ेंगे अपन सब, और 8 है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लियर? उतार लीजिए बेटे, बिल्कुल समझ समझ के उतार लेना, फिर मैं नोट लगवा दूंगा।
बोरॉन तक कॉपी कर लिया क्या बेटा आपने? नॉट लिखो बेटा। लिथियम ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीजन स्टेट। लिथियम हमेशा +1 ऑक्सीजन अवस्था करता है। ड्यू टू ऑलवेज डिपेंड इन वैलेंस सेल, क्योंकि ये बाहरी कोष पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन वैलेंस सेल, क्योंकि ये बाहरी कोष पर निर्भर करता है। सेकेंड नोट लिखो। बेरिलियम ऑलवेज शोज +2 ऑक्सीजन स्टेट। बेरिलियम हमेशा +2 ऑक्सीजन अवस्था करता है। क्योंकि ये भी बाहरी कोष पर निर्भर करता है। ड्यू टू इट इज डिपेंड इन वैलेंस सेल, क्योंकि ये भी बाहरी कोष पर निर्भर करता है। और निश्चित ऑक्सीजन अवस्था +2 प्रेस करता है एंड शोज फिक्स ऑक्सीजन स्टेट +2। हो गया बेटा। तीसरा नोट, बोरॉन ऑलवेज शोज +3 ऑक्सीजन स्टेट। बोरॉन भी हमेशा +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रेस करता है। ड्यू टू ऑलवेज डिपेंड इन वैलेंस सेल, क्योंकि ये भी बाहरी कोष पर निर्भर करता है। ऑलवेज डिपेंड वैलेंस सेल एंड ऑलवेज शोज फिक्स +3 ऑक्सीजन स्टेट, और निश्चित ऑक्सीजन अवस्था +3 प्रेस करता है। क्लियर बेटा? 101%। तो कोई भी डाउट हो आज के पॉइंट्स में कहीं भी एक बार देख लो, पूरे में कोई भी डाउट लग रहा हो 0.01% भी कि सर ये चीज थोड़ी कम समझ में आई, 0.01% भी आपको लगता है कि ये डाउट है, यहाँ को 1-2% का नहीं 0.01% बोलता हूं मैं, तुमको क्लिक कर लो सर ये डाउट है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। ओपन माइंड से क्लिक कर सकते हो मेरे से, सर ये प्रॉब्लम है। दोबारा मेरी बेटी 1s2 2s2, s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते बेटी, तो 2s के बाद किसका नंबर लेंगे? 2p का। अभी बढ़ने का क्रम बताया था ना, 1s 2s 2p, तो 2p का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटे? 2 2 4 1 5। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अपन को 5 ही करने हैं बेटी। तो 1s2 2s2 2p1। और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, 2 और 1 3। सेकंड सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटे? 8, और यहाँ कितना है? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्यों? 5 तो ग्रहण करेगा नहीं, ग्रहण तो कौन करता है? जो नॉन मेटल होती है। तो ये 5 तो गेन करेगा नहीं, तो 3 लूज कर देगा। 3 लूज करते इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा 2। तो मैंने अभी जस्ट समझाया कि यदि किसी परमाणु के बाहरी कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि वे धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है बेटे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही। वो धातु है, मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है बेटे। यूनिवर्सल ट्रूथ कॉन्सेप्ट है। और कोई क्रॉस क्वेश्चन जानो? सब ऑन टिप्स। लहर आ रही है नहीं आ रही है बता? फुल एक एक कॉन्सेप्ट कि आज तक पढ़ी होगी, ऐसी केमिस्ट्री भी होती है, आंगुलियों पर करा दूं ऐसे हर चीज को। लेकिन वही है कि मेहनत आप कितनी करते हैं, साथ साथ आप रिवाइज करते हैं। तो मजा नहीं आ रहा, बच्चे 2 हैं तो थोड़ा सा वो एक लगता है ना, एक एंजॉय वो थोड़ा कम पड़ता है। ओके क्लियर? बिल्कुल। बाइक कल डिस्कस करते हैं। तो मैं बोल दिया कर यार, अभी तो क्या है 2-4 दिन लगेगा तेरे को, फिर क्या है कंटिन्यूटी आ जाएगी। कभी पढ़ा नहीं ना आपसे, तो मुझे बता दिया कर कभी भी कोई दिक्कत, जस्ट दोबारा पूछ लिया कर। यहाँ घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो दोबारा आराम से पूछ लिया कर, ठीक है?